लाल जूते। एक समय की बात है, बहुत दूर एक देश में कैरन नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। वो अपनी माँ से वो सब कुछ पूछती थी जिसके बारे में वो जानना चाहती थी। माँ, आकाश में ये छोटी छोटी बत्तियाँ क्या हैं? वे सितारे हैं कैरन। पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति आखिर में एक तारे में बदल जाता है और हमेशा के लिए आकाश में चमकता है। कैरन के पास केवल एक खिलौना था, एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी लकड़ी की चप्पलों की थी, जो वो सड़क पर पहनकर घूमा करती थी। उसकी माँ ने उसके लिए जो लकड़ी की चप्पलें बनाई, वे आरामदायक नहीं थी, लेकिन उसके पास केवल वही थी। एक दिन कैरन की माँ बहुत बीमार हो गई, इसलिए कैरन अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए शहर गई और रास्ते में उसे सड़क किनारे एक डिब्बे में लाल जूतों का एक जोड़ा मिला। जूते इतनी खूबसूरती से चमक रहे थे कि कैरन उन्हें अपने साथ घर ले आई। देखो माँ, मुझे इस सड़क के किनारे मिले। कितने सुंदर है ना ये, जैसे मेरे लिए ही बने हो। ये किसी और के हो सकते हैं कैरन, तुम्हें उन्हें तुरंत वापस दे आना चाहिए। पर अगर उनका मालिक होता तो वो उन्हें बॉक्स के साथ ऐसे थोड़े ही छोड़ता। हो सकता है ये मालिक से गलती से गिर गए हों, तो उसे इन्हें ऐसे नहीं गिराना चाहिए था। मैंने इन्हें ढूंढा है, अब ये मेरे जूते हैं। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है मैं अभी तुम्हारे लिए नए जूते ना खरीद पाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे के जूते सिर्फ इस वजह से पहनो। प्लीज जिद्दी मत बनो, वादा करो कि तुम ये लाल जूते नहीं पहनोगी। कैरन ने दुखी होकर अपनी माँ से लाल जूते न पहनने का वादा किया और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। महीनों बीत गए। एक दिन जब तक कैरन घर आई और उसे अपनी माँ घर में कहीं नहीं मिली, उसने घर में हर जगह देखा, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ आकाश में एक चमकीला तारा बन गई है। अगले दिन अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए जाते समय कैरन ने वही लाल जूते पहने। अंतिम संस्कार में आए लोग कैरन के जूतों से नजरें नहीं हटा सके। इतना अनादर! इस लड़की ने अंतिम संस्कार में लाल जूते पहने। लेकिन कैरन ने परवाह नहीं की, क्योंकि उसे अपने जूते बहुत पसंद थे। तभी एक नेक दिल बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। इस बूढ़ी औरत को पता चला कि ये छोटी बच्ची अब अनाथ हो गई है। उसने उसे गोद लेने की इच्छा जाहिर की। मेरे साथ आओ सुंदर लड़की, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम बड़ी होकर सुंदर और सफल औरत बनो। इसलिए कैरन कई वर्षों तक बूढ़ी औरत के साथ रहने के लिए चली गई। कैरन, आपने अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद से ये जूते पहन रखे हैं, अब आप इन्हें उतार दें। ये बहुत गंदे हो चुके हैं। नहीं, मुझे अपने लाल जूते पसंद हैं। ओह कैरन, इतनी जिद्दी मत बनो। चलो अपने जूते बदलो, मैं और अच्छे जूते खरीद दूंगी, मैं वादा करती हूँ। कैरन उस बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी, जिसने उसे गोद लेने की दयालुता दिखाई थी। इसलिए उसने आखिरकार अपने लाल जूते उतार दिए और उन्हें फेंक दिया। कुछ दिन बीते। एक दिन कैरन अपने नए कमरे में नए कपड़े और खिलौनों के साथ खेल रही थी और बूढ़ी औरत उसके लिए नई जोड़ी जूते ले आई। लेकिन कैरन को ये जूते बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेकिन ये नीले हैं, बहुत भद्दे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आने वाले कई वर्षों तक कैरन अपने लाल जूतों को बहुत याद करके रोती रहती। वो बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बन गई, लेकिन उसका जिद्दी रवैया कभी नहीं बदला। यहाँ तक कि जब बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफे लाती तो भी नहीं। मैं ये सब नहीं पहनती। लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए बुना है। मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी। मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। कम से कम
एक टुकड़ा खाकर तो देख लो बेटी। बूढ़ी औरत कैरन के जिद्दी और नक चढ़े रवैये से बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाई। जैसे ही वो अंदर आई, कैरन नीले जूते उतार रही थी जिनके लिए वो अब बड़ी हो चुकी थी। देखो, मेरी सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, तो चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदते हैं बेटा। फिर बुढ़िया और कैरन दुकान पर गए। ओह देखो, मेरे पसंदीदा लाल जूतों की तरह, ये तो मेरे पास होने ही चाहिए। कैरन, आपको फैंसी लाल जूतों की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे जूते पहनने चाहिए जिन्हें पहनकर तुम अच्छी लगो, किसी के अंतिम संस्कार में भी पहन सको। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीद सकती हूँ। चलो उन काले वालों को खरीदते हैं और घर चलते हैं। मुझे परवाह नहीं है, अगर तुम दोनों जोड़ी जूते नहीं खरीदोगी तो मैं अब से हर जगह नंगे पांव जाऊंगी। ओ छोटी लड़की, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते खरीदे और अपने आखिरी पैसों को उसे खुश करने के लिए लाल जूते खरीदने में खर्च दिया। उन्हें अब पैदल ही घर जाना पड़ा। रास्ते में बुढ़िया के पैरों में बहुत दर्द होता रहा और वो बिगड़ी हुई कैरन को सहन नहीं कर पा रही थी। पर कैरन को कोई परवाह नहीं थी। वो अपने नए लाल जूतों के साथ घर गई। एक दिन बुढ़िया ने कैरन से कहा कि उन्हें शहर में एक अंतिम संस्कार में शामिल होना है। कैरन, तुम्हें अपने काले जूते ही पहनने हैं, नहीं तो अंतिम संस्कार में बेइज्जती होगी। कैरन ने अपने कमरे में काले जूतों की ओर देखा और फिर चमकीले लाल जूतों को, और उसने लाल जूते पहनना चुना। जब वे घर से निकले तो उसने उन्हें अपनी स्कर्ट से ढक दिया ताकि बूढ़ी औरत को जूते दिखाई ना दें। हालांकि अंतिम संस्कार में सभी ने कैरन के जूते उसकी स्कर्ट के नीचे चमकते हुए देख लिए थे। उन्होंने अंतिम संस्कार में कैरन के लाल जूतों के बारे में कानाफूसी की कि ऐसे मौके पर ऐसे जूते पहनना कितनी शर्म की बात है। ये बात जब बुढ़िया के कान में पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। तुमने मेरी बात नहीं मानी और फिर से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन, कुछ तो अकल की बात करो। हमेशा बेइज्जती करवाती हो। उसी समय वहां से गुजर रहा एक सुंदर नौजवान कैरन की सुंदरता पर मोहित हो गया। वो उसके पास आया और अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसे प्रणाम किया। तुम कितनी सुंदर हो और इन जूतों में और भी खूबसूरत लग रही हो। मेरे प्रिय, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा नाचती होंगी। मैं आज रात आपको महल की डांस नाइट में आमंत्रित करता हूँ, जरूर आइएगा। राजकुमार की पेशकश की खुशी के साथ कैरन खुशी से नाचने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन डांस करना बंद नहीं कर पाई। मैं अपने पैरों को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या हो रहा है? कैरन डांस करते करते बूढ़ी औरत और राजकुमार से दूर चलने लगी। कैरन, वापस आ जाओ। भले ही राजकुमार ने कुछ समय के लिए कैरन का पीछा किया, पर वो बहुत दूर निकल गई। कैरन के लाल जूते कैरन से भी अधिक जिद्दी निकले। वे उसे पहाड़ की चोटी तक ले गए और 3 दिन तक दिन रात उसे नचाते रहे। कैरन के पैरों में इतनी चोटें लग गई थी कि वो पैर रखते हुए भी दर्द से चिल्लाती थी। कीचड़ में फंसने के बावजूद और कांटेदार सुइयां चुभने के बावजूद जूते नाचते रहे। बस हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अब से इतनी जिद नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ। प्लीज रुक जाओ जूतों, प्लीज रुक जाओ। और जब कैरन ने कहा कि वो अपनी सारी जिदें छोड़ देगी, लाल जूते उसके पैरों से कूद गए और कैरन भी जमीन पर गिर गई और लाल जूते
उसके बिना भी नाचते रहे। कैरन को एक छड़ी मिली और वो दर्द से लंगड़ाते हुए किसी तरह घर पहुंची। उसकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। अपना घर देखकर वो खुशी से रोने लगी। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मैं जानती हूँ मैं बहुत जिद्दी लड़की थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब मैं वैसी नहीं रहूंगी। कैरन की जिद छोड़ने के बाद चीजें बेहतर होने लगीं। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो कोई और नहीं, वही युवा और सुंदर राजकुमार था। ओह, तुम यहाँ हो कैरन। मैंने तुम्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम बहुत तेज नाचती हो। तुम ये कैसे कर लेती हो? कैरन सुंदर और नौजवान राजकुमार को देखकर खुश हो गई। उस दिन से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कैरन ने जिद को पीछे छोड़ते हुए एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। सिंड्रेला की कहानी। एक बार की बात है, दूर देश में सिंड्रेला नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। सिंड्रेला की दयालु माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने लेडी पफी से शादी कर ली। लेडी पफी की 2 अभिमानी, ईर्ष्यालु और झगड़ालू बेटियां थीं, बिल्कुल अपनी माँ के जैसी ही। वो एक हेयर ब्रश जैसी मामूली चीज के लिए भी घंटों तक लड़ती रहती। इसे रोको, मैंने कहा बंद करो इसे। इसे वापस दो मुझे। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। एक दिन सिंड्रेला के पिता को एक लंबी यात्रा पर जाना था। लेडी पफी ने मौके का फायदा उठाते हुए बेचारी सिंड्रेला से घर के सारे मेहनत वाले काम करवाए। पूरे घर की सफाई, लकड़ियों को चिमनी तक ले जाने और भोजन तैयार करने में सिंड्रेला का सारा समय चला जाता। उसके इतनी मेहनत करने के बावजूद लेडी पफी और उनकी बेटियां उसके प्रति कठोर और घमंडी थी। माँ, सिंड्रेला गंदी है, उसे हमारे साथ एक ही कमरे में खाने से मना करो। उसे हमारे कमरे में सोने मत दो, हमें बुरे सपने आते हैं। सिंड्रेला, तुमने सुना मेरी बेटियों ने क्या कहा? जाओ और अटारी में सोने के लिए जगह ढूंढो। बेचारी सिंड्रेला अटारी में एक धूल भरे पुराने कमरे में चली गई। उसने अपनी छोटी सी खिड़की से बाहर बगीचे में देखा। वो अक्सर खिड़की में एक बर्फ जैसे सफेद कबूतर से बातें करती। हेलो प्यारे कबूतर। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अटारी में अपने कमरे की सफाई करते हुए सिंड्रेला को 2 छोटे चूहे मिले। तुम लोग कौन हो? हाय, मैं चेडर हूँ। और मैं मोज़रेला हूँ। और मैं सिंड्रेला हूँ। तुम्हें पनीर खाना बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाऊंगी। हाँ। हम घंटों से किचन में नहीं जा पाए हैं। वहाँ नीचे एक मतलबी बड़े बड़े बालों वाला राक्षस है। वो दुष्ट बिल्ली पापू है। कल सुबह सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट नाश्ता बनाऊंगी। अगली सुबह सिंड्रेला बिना कोई शोर किए रसोई में गई। मतलबी बिल्ली पापू चेडर और मोज़रेला का शिकार करने के लिए रसोई में छोटे माउस छेद के सामने इंतजार कर रही थी। सिंड्रेला ने चुपचाप पनीर के कुछ टुकड़े ले लिए और अटारी की तरफ चली गई। लेकिन तभी लेडी पफी की बेटियों ने उसे देख लिया। ये तुमने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? और तुम इसे कहाँ ले जा रही हो? ये सिर्फ कुछ पनीर है, नाश्ते के लिए। माँ, सिंड्रेला हमारा नाश्ता चुरा रही है। मैं चुराऊंगी? मैं कभी कुछ नहीं चुराऊंगी। एक तो चोरी, ऊपर से झूठ भी। तुम कैसी दुष्ट लड़की हो?
छोटे चूहे नीचे गए और दुष्ट बहनों को डराने के लिए रसोई में इधर-उधर भागने लगे। नहीं, एक चूहा! उधर घर में चूहा है माँ, मुझे बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, एक नहीं, वहाँ 2 चूहे हैं। लेडी पफी बस चूहों को पकड़ने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शाही राजदूत आए थे। शाही राजकुमार ने कल रात महल में एक भव्य बॉल का आयोजन किया है। देश भर की सभी नवयुवतियों को इस बॉल के लिए आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही उन्होंने भव्य बॉल के बारे में सुना, जेज़ाबेल और कैसेंड्रा अपने कमरों में बड़े उत्साह के साथ दौड़ी और इस खास शाम के लिए कपड़े चुनने लगी। लेडी पफी चाहती थी कि उसकी बेटियां सबसे खूबसूरत दिखें, इसलिए दुष्ट सौतेली बहनों ने सिंड्रेला को उनके लिए सुंदर बॉल ड्रेस तैयार करने के लिए मजबूर किया। अगला दिन आ पहुंचा। सिंड्रेला बहुत थकी हुई थी। उसके छोटे दोस्तों ने उसे जगाने की कोशिश की। सिंड्रेला, जागो, आपको बॉल के लिए जाना है। लेकिन मेरे पास तो एक भी ड्रेस नहीं। मेरे पास एक ही ड्रेस है जो गंदी है। अपनी आंखें बंद करो सिंड्रेला, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसके छोटे दोस्त सिंड्रेला को कमरे के बीच में ले गए। सफेद कबूतर ने अपनी चोंच से दीवार पर लगे आवरण को उठा लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तो कमाल की पोशाक है। सिंड्रेला ने अपनी नई ड्रेस पहनी, अपने बालों को संवारा और अंत में नीचे चली गई। लेकिन उसकी दुष्ट सौतेली बहनों ने सिंड्रेला को देखा तो वो ईर्ष्या से पागल हो गईं। लेडी पफी नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला बॉल में जाए, क्योंकि वो उसकी बेटियों की तुलना में कहीं सुंदर थी। इसलिए उसने लिविंग रूम की चिमनी में सेम फलियों का कटोरा फेंक दिया ताकि सिंड्रेला उठा कर लाए। यदि तुम राख में से फलियों को चुनकर 5 मिनट में कटोरे में डाल दोगी तो ही तुम हमारे साथ बॉल पर आ सकती हो। सिंड्रेला बॉल पर जाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वो फलियां चुनने लगी। उसके छोटे दोस्तों ने उसकी हालत देखी और मदद करने लगे। 5 मिनट के अंदर ही उन्होंने सभी फलियां चुनकर कटोरे में डाल दी। सिंड्रेला लेडी पफी के पीछे दौड़ी, जो बस निकलने को तैयार ही थी, और उसे पूरा कटोरा दिखाया। लेडी पफी अब भी सिंड्रेला को बॉल पर नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए इस बार उन्होंने सिंड्रेला को गंदी ड्रेस का बहाना बना दिया और वो सिंड्रेला को घर में अकेले छोड़कर राजकुमार के महल में चली गईं। बेचारी सिंड्रेला बहुत दुखी थी। वो बगीचे में बैठकर एक हेज़लनट पेड़ के नीचे रोने लगी, जिसे उसकी माँ ने बहुत पहले लगाया था। और तभी हेज़लनट का पेड़ हिलने और चमकने लगा और एक सुंदर परी सिंड्रेला के सामने प्रकट हुई। मेरा नाम लियाबेल है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। दुखी मत हो, तुम भी उस बॉल में शामिल होगी। लेकिन मैं ऐसी हालत में बॉल कैसे जा सकती हूँ? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे बस एक कद्दू चाहिए, बाकी सब सामान पहले से ही है। सिंड्रेला वापस आई। उसके हाथों में एक कद्दू था। परी लियाबेल ने अपनी जादू की छड़ी को इसके चारों ओर लहराना शुरू कर दिया और कद्दू को एक सुंदर कोच में बदल दिया। चूहों को बहुत अच्छे घोड़ों में और कबूतर को एक अच्छे कपड़े पहने हुए कोच ड्राइवर में। सिंड्रेला को विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने देखा। लेकिन कैसे आपने ये सब किया लियाबेल? परी ने अपनी जादू की छड़ी फिर से लहराई और सिंड्रेला को
एक सुंदर नीली पोशाक पहनाई। उसके पैरों में चमचमाते कांच के स्लीपर्स थे। मैं अब एक राजकुमारी की तरह दिखती हूँ। शुक्रिया लियाबेल। बॉल पर जाने का समय हो चुका है, जल्दी करो। बॉल पर जाने से पहले परी ने सिंड्रेला को चेतावनी दी, भूलना मत, तुम्हें आधी रात तक वापस आना ही होगा, नहीं तो जादू चला जाएगा और सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा पहले था। सिंड्रेला ने परी की बात को ध्यान से सुना और महल की तरफ चल दी। कद्दू कोच बड़े महल के सामने रुक गया। सिंड्रेला ने अपनी अद्भुत सुंदरता के साथ महल में प्रवेश किया। बॉल के सभी मेहमान सिंड्रेला को देखकर हैरान थे कि ये युवा सुंदरी कौन थी। न तो लेडी पफी और न ही उसकी बेटियों को अंदाजा हुआ कि यह खूबसूरत लड़की सिंड्रेला थी। प्रिंस लियो सिंड्रेला की तरफ बढ़े।